बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, IFRS 9 कवर करना है हमने। सही है जी। तो एंड टू एंड इसको लेके चलते हैं शुरू से लेके आखिर तक, ताकि ये भी कॉन्सेप्ट के साथ कवर हो जाए। बस एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा अच्छा जी, स्क्रीन आ गई आप सबके पास? ओके जी, बेहतरीन है। और वो भी कर लेंगे जानी, एक मिनट रुकिएगा बस। सौले वो औरत है जो कभी खुश नहीं हो सकती। हाँ सौले, मैंने बोला तो सही, बाकी चीजें टाइम पे हो जाती हैं। चले जी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी भाई, हम जब IFRS 9 की बात करते हैं तो ये बात करता है और हमें सिखाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ऐसा ही है जी। अच्छा जी, तो स्पीड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी पहले जब हमने ये शुरू किया था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, एक है इन्वेस्टर, दूसरा है इशूअर। अच्छा जी, इन्वेस्टर वो है जो किसी कंपनी की सिक्योरिटी को परचेज करेगा। अच्छा बाजवा, कितने टाइप की सिक्योरिटी होती हैं? डेट सिक्योरिटी होती है, और यानी इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, तो साइमल्टेनियसली सामने वाला बंदा दो तरीके की सिक्योरिटी इशू करेगा। हमने कहा आए सर उनकी बात कर लेते हैं भाई। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर के लिए वो क्या होगा? फाइनेंशियल एसेट होगा। हमने कहा फाइनेंशियल एसेट उसके लिए होंगे तीन तरीके के जो आपके कोर्स में, पहला कैश, दूसरा राइट टू, तीसरा शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। चलें जी। अच्छा भाई, गिव राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट, बिल्कुल ऐसा ही है सर। कंपनी की वैल्यूएशन कैसी मांगते हैं किसी इन्वेस्टर? राशिद खान, तेरे को ये क्या हो गया सुबह सुबह? कंपनी की वैल्यूएशन मैं क्यों मांगूंगा भाई? मैं स्टॉक एक्सचेंज से देखूंगा तो मैं मर्जर एक्विजिशन सिखा रहा हूँ क्या मैं, या BFDA ही है? इधर इशूअर, इशूअर के लिए क्या होगा? या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसको मैं कहता हूं ऑब्लिगेशन टू पे, या तो इक्विटी जिसको हम कहते हैं शेयर इशुएंस। तुम खुद भी देखो कि ये जो हमारे इन्वेस्टर बाबू हैं, अगर इशूअर को उधार देंगे तो हमारा हो जाएगा रिसीवेबल, उसकी हो जाएगी ऑब्लिगेशन टू पे। ऐसा ही है जी। अच्छा भाई, अगर मैं इस कंपनी के शेयर्स परचेज करूंगा तो मैं बन जाऊंगा इसका इन्वेस्टर, और वो मुझे क्या इशू कर देगी? शेयर्स। कोई पंगा यहाँ तक? यानी सर हमें इस वाले आज की क्लास में या ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें सीखनी है। एक इन्वेस्टर की अकाउंटिंग, इशूअर की अकाउंटिंग। इन्वेस्टर के अकाउंट में भी शेयर की परचेज और डेट सिक्योरिटी की परचेज। इशूअर के अकाउंट में भी इशूअर की इशुएंस ऑफ दो सिक्योरिटीज, या तो डेट सिक्योरिटी या तो इक्विटी सिक्योरिटी। भाई यहां तक क्लियर है? चलें जी आगे। हमने कहा था अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो सर इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, या तो इक्विटी सिक्योरिटी या तो डेट सिक्योरिटी। अच्छा, इक्विटी सिक्योरिटी मतलब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ। डेट सिक्योरिटी मतलब किसी कंपनी का डिबेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, ये परचेज कर रहा हूँ। मैं हूं इन्वेस्टर, मुझे मिलेगा रिटर्न। सही है जी। अच्छा भाई, हमने जब बात की इक्विटी सिक्योरिटी की तो आपको याद होगा कि हमारी क्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग है फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू PNL। अच्छा जी, फिर एक और चीज, फिर मैंने आपको याद करो उस दिन इसका मतलब समझाया था।
फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब ये है कि मैं रखूंगा फेयर वैल्यू पे, गेन या लॉस पार करूंगा ओसीआई में। और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब ये है कि रखूंगा फेयर वैल्यू पे, गेन या लॉस पार करूंगा पीएनएल पर, रखूंगा किस पे? फेयर वैल्यू पे। वेरी गुड जी। अच्छा भाई, फिर आपको याद आएगा कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर मैं तब आऊंगा जब मैंने शेयर्स खरीदे और मैं ये डिसाइड कर लूं कि लॉन्ग टर्म के लिए, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। कोई पंगा? चलिए जी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कब आऊंगा? जब हमारा बिजनेस मॉडल होगा होल्ड टू सेल, ऐसा ही है। अच्छा भाई, डेट सिक्योरिटी में मैं अपनी सिक्योरिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रख सकता हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब आऊंगा जब मुझे इसको आखिर तक रखना हो, यानी होल्ड टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऐसा ही है जी। ये रहा जी, होल्ड टू कलेक्ट सोनली एसपीपी, नो अकाउंटिंग मिसमैच। नो अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब बता देता हूँ। नो अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब ये है कि भाई आपकी नीयत कुछ और है और अकाउंटिंग कुछ और कह रही हो, दिस इज कॉल्ड मिसमैच। आपकी आपकी नीयत कुछ और है, अकाउंटिंग कुछ, सुनना मेरे बस की एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी नीयत ये थी कि आखिर तक रखूंगा, आपने देखा इसमें से कुछ बॉन्ड्स आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या ये मिसमैच नहीं है? अच्छा, आपकी नीयत से आपकी अकाउंटिंग का मिसमैच है, इसको मैं कहता हूँ अकाउंटिंग मिसमैच। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग मिसमैच नहीं है, आखिर तक कैरी करोगे तो कहाँ आ जाओगे? अमोर्टाइज कॉस्ट में। कोई पंगा यहाँ तक? चलिए जी, बीच में ही सेल कर दो, सारी बेच देना, फिर तो उसका गेन लॉस कहाँ चले जाएगा? पीएनएल में। बिल्कुल। चलें जी, इधर फिर आ गया फेयर वैल्यू थ्रू। यहाँ पे है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। अच्छा, यहाँ पे हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, जब फायदा होगा तब बेचूंगा। सोनली एसपीपीआई, नो अकाउंटिंग मिसमैच। पहले और दूसरे में क्या फर्क है? इसमें जब फायदा होगा तब बेच दूंगा, सही है। अच्छा, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही, पर ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ये जब ज्यादा फायदा होगा तब बेच दूंगा। सही है जी, आप कुछ पूछ रहे थे? इंटेंशन जब आपकी बदलेगी ना, तो आपके अकाउंटिंग मॉडल भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज में अलाउड है। तो सी फाइनल में सीखोगे, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो। इक्विटी में अलाउड नहीं है। इक्विटी में इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि वहां पे इररिवोकेबली इलेक्ट करना होता है, वो लिखा हुआ है आईएफआरएस में, इररिवोकेबली। अच्छा जी, इररिवोकेबली इलेक्शन इसलिए होती है क्योंकि शेयर्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, तो उसका गेन और लॉस बड़ा मायने करता है, तो इसलिए वो फिक्स हो जाता है, यहाँ पे फिक्स नहीं होता। क्लियर है? चलें जी, इधर सोनली एसपीपीआई। अच्छा, ये पूछ रहे हो सोनली एसपीपी, तो जानिए मैंने बता दिया ना, सोनली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी अभी जो पैसे दिए हैं वो वापस मिलेंगे और सूद मिलेगा, खत्म। ये है मकसद मेरा। सही है जी, आगे फिर मैंने कहा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कब आओगे? जब होल्ड टू सेल और सोनली एसपीपीआई। लॉजिकल सी बात है यार, मैं फेयर वैल्यू गेन कमा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कमा रहा हूँ, बात समझ आ रही है? तो इसमें सोनली एसपीपीआई नहीं होगा। और देखो, नो अदर क्लासिफिकेशन, यानी जब कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ये वाला। क्लियर है जी? ऑनलाइन वाले हो तुम सबको ये बात क्लियर है? ये बेसिक रिवीजन है हमारे अकाउंटिंग मॉडल्स का। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज बता दूं याद दहानी के लिए, कि यहाँ पे लिख लेते हैं समरी वाइज। फेयर वैल्यू प्लस सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू ओनली, ऐसा ही है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड ओनली अपॉन एक्विजिशन और डिस्पोजल। और याद करना, मैंने आपको बताया भी था कि जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी खरीदते वक्त, तो आप उसमें ऐड कर देंगे, पैसे देंगे ज्यादा, और जब आप बेच रहे होंगे तो आपको पैसे मिलेंगे कम। ये बात याद रखिएगा। चलें जी, इस वाले केस में इनिशियली फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है एक्सपेंस आउट, और सर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे। और चेंजेस कहां से पार्क करोगे? पीएनएल से। वेरी गुड जी। अच्छा भाई, यहाँ की कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, होपफुली आपको याद होगा। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब कोई बता दे? अमर, इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज होगी।
एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होती है। अच्छा शेड लाइन पे फिर IRR के जरिए। अच्छा हम आज क्या अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अब एक एक करके खेलते हैं तुम्हारे साथ। हमने लेट से ये कहा कि मैंने प्रीमियम दिया है, प्रीमियम पेड, सही है, प्रीमियम दिया, दैट मींस कि ये मुझे वापस तो नहीं मिलेगा, मेरी एडिशनल कॉस्ट है। अच्छा अगर ये एडिशनल कॉस्ट है तो कैपिटलाइज हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस केस में IRR क्या होगा? एक वजह से पूछूंगा, हाँ जी IRR क्या होगा? कम होगा। इन्वेस्टर, अभी इन्वेस्टर की कहानी हो रही है, क्यों कम क्यों होगा? एडिशनल कॉस्ट होगी तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। चलें जी वेरी गुड जी भाई, IRR हो जाएगा हमारा कम इसमें, क्योंकि इनकम कम रिकॉर्ड हो रही होगी, और इनकम कम रिकॉर्ड होने का मतलब ये कि एक्सपेंस उसके अंदर नेट हो रहा है। आप कर रहे हैं IRR, IRR कर रहा है, चलो जी अब इसमें खेल सकते हैं। मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, उससे भी IRR कम हो जाएगा। वेरी गुड जी। अच्छा जी अब सुनना मेरी बात, आखिर में मुझे प्रीमियम मिलेगा, वाह भाई सीख गए हो। अच्छा जी आखिर में डिस्काउंट पे रिडम्पशन होगी, कम हो जाएगा कि मुझे पैसे मिलेंगे कम। वेरी गुड जी, चलो समझ आती है बात, चलो जी ये भी क्लियर हो गया। अच्छा वैसे ऐसा सवाल उसने पूछा नहीं है, माइट भी पॉसिबल के पूछे, ये ऐसी चीज है जो अभी अनटच्ड है कि भाई IRR पे इम्पैक्ट क्या होगा। सही है जी, अब आगे सुने। फिर मैंने ये कहा कि मैंने शुरू में जो शेयर्स परचेज या शेयर्स बोल रहा हूँ डेट सिक्योरिटीज जो परचेज की हैं वो मैंने कम पे की हैं, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो IRR ज्यादा हो जाएगा, हमारा फायदा है। चलो जी अब सब तुम बता चुके हो तो अब कुछ बनता नहीं है। वेरी गुड जी, आगे लेके चलते हैं इसको। कल ये आवाज तुम्हारी उसमें तो नहीं निकली थी लीज में, हाँ। अच्छा भाई इक्विटी सिक्योरिटीज को हम शुरू करते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होगा, एक मतलब डिजाइन ऐसे की है चीज के साथ साथ कैलकुलेशन होगी, वो पूरा रिवाइज होगा। सही है जी, जल्दी जल्दी। कंपनी परचेज 5000 शेयर जनवरी 1 2017, ब्रोकरेज एप्लीकेबल इज 1.5%, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर एज डेट दैट डेट वाज 102। अच्छा सर, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में कितने पे कैपिटलाइज करूं, फेयर वैल्यू थ्रू PNL में कितने पे कैपिटलाइज करूं, जल्दी से बताएं। 517650। अच्छा आप ये कह रहे हैं, चलें जी भाई इनाम कह रहे हैं 535500, नहीं 517650, ऐसा ही है जी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड करने के बाद। अच्छा जी भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई होगी, कैश क्रेडिट हुआ होगा। सिर्फ आपने आज खाली ये मनोरंजन देखना है, सही है जी, सवाल तो हमने करने ही है, वही पास पेपर सारे लाइन से चिपके हुए होंगे, 5-5 मिनट में करने होंगे वो। सही है जी, इधर हाँ बस वही जो है वो करना है, इसके बाद फिर मेरा सवाल होगा जिसमें सब है। सही है जी इधर। अच्छा भाई इधर अब ये तो आ गया भाई, ओके जी ये क्लियर हो गया। फेयर वैल्यू थ्रू PNL में 5-10, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट। चलें जी यही मंजन है, बस में चेक भी करते ना, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन एरर हुआ हो। सही है जी इधर। अच्छा भाई बिल्कुल, ऑन जून 30 2017 1000 शेयर्स वर परचेज, फेयर वैल्यू है एट दैट डेट। अच्छा जी ये आप खाली इसकी पिक्चर लेना क्योंकि हमें एक साथ भी लेके चलना है ना इसको, तस्वीर ले लेना इसकी। नहीं नहीं PPT नहीं, क्योंकि अभी आगे कैलकुलेशन करनी है ना हिसाब किताब के लिए, बैलेंस शीट के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए। हाँ वो तो ले रहे हैं। चलें जी इधर, फिर हमने 1 जनवरी के बाद 30 जून पे 1000 शेयर्स और परचेज किए हैं, जरा बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी दोनों में। हाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1.5% ये स्टिल।
हमने बोला ऐसे तो तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो, यही करा देते हैं। वाह पवन, वेरी गुड यार। 106575 और वहां पे 105 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई। एंट्री बनाए तो ये बनती है, एंट्री बनाए तो ये बनती है, ऐसा ही है जी। अच्छा भाई, अब हमारे पास दो लॉट आ गई है शेयर्स की, एक पुरानी वाली, आपको हिसाब किताब रखना होता है, पुरानी वाली का पर शेयर का अलग, नई वाली का अलग। सही है जी, हमें दोनों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट या तस्वीर ले लें भाई। ईयर एंड नहीं है, 30 जून है, यानी वो मिड ऑफ द ईयर पे और परचेज किए हैं। चलें जी, अब आ गई कौन सी डेट, रिपोर्टिंग डेट। चलें भाई, शेयर्स जो है उसकी वैल्यू आ रही है 115 की। सही है जी, तो आप मुझे बताएंगे कि मैं रिपोर्टिंग डेट पे दोनों चौरंगियों में क्या एंट्री बनाऊंगा। ताकि हम इक्विटी सिक्योरिटीज को यहीं खत्म करें। अभी देखते हैं, 57,350 कह रहे हैं ओसीआई में, कोई कह रहा है 65,775, दोनों का मिला के ना, तो हमें दोनों का मिला के अकाउंटिंग करनी है। एक किसी और रेट पे कैरी हो रहा है, दूसरा किसी और रेट पे कैरी हो रहा है। सिक्स फाइव डबल सेवन फाइव कुल मिला के ओसीआई में। अच्छा भाई, यही है 65,775। ओल्ड पे आया आपका 57,350 और न्यू लॉट पे आ गया 8425। अब यही आप करके दिखा दें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। 75,000 आ रहा है, पक्की बात है, क्योंकि उसमें फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा था, तो मूवमेंट फेयर वैल्यू से फेयर वैल्यू की होगी। यही है भाई, पर यहाँ पे गलती की हमने। पीएनएल आ जाएगा, क्लियर है जी। इधर अच्छा, आप बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बताओ, कितने पे इन्वेस्टमेंट कैरी हो रही होगी। सारे शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो उससे, और ओसीआई का बैलेंस आ रहा होगा 65,775 जो इक्विटी में आएगा, और बाकी दूसरे में भी इन्वेस्टमेंट इतने पे ही होगी, और ये जो जितना भी गेन या लॉस है आपका रिटेन अर्निंग में होगा, उसको हमें बताने की नीड नहीं है। कोई मसला है भाई ऑनलाइन में तो तुम्हें, क्लियर है। चलें जी भाई, अब हम देख लेते हैं डिस्पोजल ऑफ शेयर्स के साथ। कंपनी डिस्पोज 500 शेयर्स। अच्छा पहले इसका पिक्चर ले लो ताकि आपको याद रहे। ये बैलेंस शीट में हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा भाई जी, चलें।
अब कंपनी ने डिस्पोज किए हैं अगले साल 500 शेयर्स एट ₹121 पर शेयर फ्रॉम फर्स्ट लॉट। तो सर इसकी आप एंट्री बना के दे दें। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल दोनों में। भाई अजहर कह रहे हैं कैश आएगा 59593 का, और इन्वेस्टमेंट चली जाएगी 57,500 से, और ओसीआई आ गया 2093। खुद ही नेट हो जाता है वो नेट हो जाता है। एक और एंट्री बनेगी बिल्कुल, पर ओसीआई से 20 साल वाला जाएगा या आज तक का? आज तक का जाएगा, उसके लिए आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा शुरू से अब तक का। बेहतरीन जी। वो कह रहे हैं सर 7828। वेरी गुड यार सर। आइए फर्स्ट लाइन में, सही दिमाग चल रहा है तुम लोगों का। कल क्या हो गया था बाबू? हाँ, 7828। कमीशन लेस भी होगा। कौन बोल रहा था वो सर? वो जो है ना एडवांस एरिया में फंस जाते हैं। अबे बाजवा किस में फंस रहा था भाई? जो बात है। चले भाई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई 2092 का ही गेन था। और सर आपने एंट्री ये बनाई, कैश आ गया 59593, और इन्वेस्टमेंट चली गई 57,500 से, और इन्वेस्टमेंट जो गई है वो उस अमाउंट से गई होगी जितने पे कैरी हो रही थी। और लास्ट शेयर की फेयर वैल्यू क्या थी? 115। और बाकी आपका ओसीआई का गेन आ गया 2092। आपने एजेड मुझे बताया था कोई 7828। तो सर आपने 7828 निकाल के इसको फेंक दिया यहाँ से, ऐसा ही है। और आपने इसको खरीदा था 103.53 पे। 119.185 आपकी अभी की वैल्यू है। और आपने कुल मिला के इतना गेन आपका जो जमा हुआ था आपने निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? चलिए जी सर, इसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर आपके सामने कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का फॉर द ईयर का गेन कितना आ गया? 2092, सेम जो उसमें आ रहा था, क्योंकि अभी आप रिपोर्टिंग डेट से जा रहे हैं ना। चलिए जी, और इसमें क्या ट्रांसफर करने की कोई नीड है, या ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में? ऑलरेडी रिटेन में, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें कोई पंगा। चलें जी, अब सर हम क्या देख लेते हैं? डेट सिक्योरिटी। भाई ये पहले इक्विटी सिक्योरिटी का हल्का फुल्का हाथ साफ हो गया कि हमने सिंपल एक कैलकुलेशन देखनी थी। सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ भाई, डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। कंपनी ने एक्वायर किए हैं 10%, 10,000 बॉन्ड्स, यानी 10% जिनका रिटर्न है, ये कूपन है, ऑफ ₹28 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर बॉन्ड। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये मैंने कुल मिला के 30 के खरीदे हैं। 28 उसकी फेस वैल्यू है, 2 का प्रीमियम है। अच्छा भाई, ऑन January 1, 2020 ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी 2000 है, रिडम्पशन है 31 दिसंबर 2022 पे पार वैल्यू पे। फेयर वैल्यू एट January 1, 31 दिसंबर 2020 एंड 31 दिसंबर 2021, 3,02,99 और 283,400। आया दिया हुआ आपको 7.0057। अच्छा जी, अब एक एक करके हमने कहा सबसे पहले करना है अमोर्टाइज कॉस्ट से। आपका समय शुरू होता है अब।
कूपन हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा और कैरिंग अमाउंट पे IRR। आपको याद दिला दूं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम फेयर वैल्यू आती है, फिर उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो फिर आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। नहीं हो रहा क्या? हम्म। क्यों? वाह, तूने ये, अब ये दोनों नहीं होते तो फिर मैं कुछ कहता। सवाल कब तू ये, तू ही नहीं है तेरी अभी तक। काहे ये चावल मारे तुम? तूने बताया उसको। IRR बताऊं? 7.0057। डन। वाह बाबू। सबसे पहले आपने कैपिटलाइजेशन के लिए ये किया होगा, फेस वैल्यू, आपने फिर उसमें प्रीमियम ऐड किया होगा, आपके पास कुल मिला के 10,000 बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू आ गई थी 3 लाख। अच्छा भाई, आपने इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज की, तो आपके पास आ गई कैपिटलाइज कॉस्ट। आपने इसकी डे 1 पे एंट्री ये बनाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा भाई, अब आपको पता ये है कि आपको आखिर में सिर्फ ये वापस मिलेंगे, ऐसा ही है, आखिर में से ये वापस मिलेंगे। दैट मीन्स कि ये भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ये भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा। कितने सालों में? 3 सालों में। पर ये किसके जरिए होगा? IRR के जरिए। तो यानी आपका IRR देखें कम होगा, कितना है वो, और आपका कूपन कितना है? 10%। यानी आप रिसीव करेंगे 10% के हिसाब से, इनकम बुक करेंगे 7 पॉइंट समथिंग के हिसाब से, तो बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती रहेगी, और वो रिडक्शन वही रिप्रेजेंट कर रही होगी कि आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो अमोर्टाइज हो रही है और इनकम कम रिकॉर्ड हो रही है। अब इधर देखिएगा सर, आपने शेड्यूल यही बनाया है, कुछ चेक कर लो जी। यही है जी, ओपनिंग इंटरेस्ट आपने लगाया है IRR पे, ऐसा ही है। अच्छा भाई, पहली एंट्री आपने ये बनाई, दूसरी एंट्री में आपके पास कूपन आया 28,000 रुपए का, ये हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, फेस वैल्यू का 10%, और फेस वैल्यू आपकी कितनी है? 280, क्योंकि रिटर्न उस पर मिलेगा जितना आपसे तय हुआ है, बाकी आपकी अपनी अकाउंटिंग है। और आपने ये जो 21157 बुक किया, ये अपनी कैरिंग अमाउंट पे IRR चिपकाया है। IRR कम का मतलब ही यही है कि इसके अंदर बाकी चीजें एक्सपेंस आउट हो रही हैं, सही है जी। और बाकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो वो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटलाइज हुई थी, वो ओवर द पीरियड क्या हो रही है? एक्सपेंस आउट हो रही है। एक्सपेंस आउट नाम से हो रही है, इनकम कम रिकॉर्ड होकर हो रही है, इनकम कम रिकॉर्ड होकर हो रही है। सर पहला साल ये रहा, दूसरा साल ये आ गया, और तीसरा साल ये आ गया, और आखिर में हम क्या ले आएंगे अपने? 280। यानी हमने पूरे ओवर द पीरियड। अच्छा वैसे ही तुम अगर एक बात देखो, तुम प्लीज कैलकुलेटर पे खाली हिसाब किताब के लिए 280 का
10% फॉर 3 years कितना है? 80। आपको 84,000 कमाने थे 3 सालों में, पर मेरे ख्याल से आपने कम कमाए होंगे, क्योंकि आपकी ये 22,000 रुपए की एडिशनल कॉस्ट भी है। कितना आ गया? आप जरा अपनी एंट्रीज में इस इनकम को, इस इनकम को और इस इनकम को मैच करके देखें, इन तीनों को सम करो, यही आता है। और ओवर द पीरियड ये बुक हुई है। सही है जी, आपको डे 1 पे पता था असेसमेंट में कि आपने इतने ही कमाना है। सही है जी, चलें जी सर, ये आखिर में पैसे ले आए हम, और ये रहा भाई 62,000 रुपए की वर्किंग आपके पास आ रही साइड में। क्लियर है? चलें जी सर, इसके बाद इसी सवाल को हम कर लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। पर एक चीज याद रखिएगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा और फेयर वैल्यूएशन अलग चलेगी। 5 मिनट है इसके लिए आपके पास, जल्दी से। चलें भाई, मैं करवा देता हूँ, नहीं होगा तुम लोगों से ये। फेयर वैल्यू गलत ले रहे हो तुम लोग, या पता नहीं क्या करोगे ये। हाँ तो सही तो लिखा हुआ है सवाल में। यार क्या कर रहा है यार ये तू यार साले। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे डन कर चुके हैं ये। चलें जी सर। अच्छा भाई, अब जरा प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे समझने के लिए। मुझे बताओ, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो या पीएनएल हो, पहले दिन की जो एंट्री होगी वो सेम है। सही है जी, ये आ गई इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, और पहले साल जो कूपन रिसीव करूंगा, आई थिंक वो भी सेम है। कैश डेबिट हो गया, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गई, और बाकी इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइजेशन हो गई। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं पहले साल मेरा क्लोजिंग और मेरी कैरिंग अमाउंट सेम है? अच्छा, पहले साल की फेयर वैल्यू मुझे गिवन है 299, ऐसा ही है? 299 की गिवन है। मैं यहां से यहां जाऊं तो मुझे आ रहा है गेन 3843 का, और 3843 का गेन मैंने ओसीआई में पार्क कर लिया, ये रहा। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे पास मेरी बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट कितने पे आएगी? 299 पे। और ओसीआई का बैलेंस आएगा 3843 का। वेरी गुड जी। अच्छा, अब अगला साल जो शुरू होगा, मैं अगला साल तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या मैं शुरू करूं 295 से? अच्छा, उसी से शुरू करूं, यानी कॉन्ट्रैक्ट को सेम चलाऊंगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट को सेम चलाने का लॉजिक वही है कि मैं फेयर वैल्यू गेन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, ऐसा ही है? तो हमने क्या किया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को सेम रखा 295,157, और मैंने इसी के ऊपर वही इंटरेस्ट चार्ज किया। देखो मैं फिर बता दूंगा, 299 को ओपनिंग रखता तो ओसीआई पे भी इंटरेस्ट चार्ज हो जाता, जो कि अलाउड नहीं है। तो हमने सिंपल एक काम ये किया कि 295,157 पे फिर 20677 का इंटरेस्ट बुक किया, और बाकी इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइजेशन। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इस साल के आखिर में क्या 287 पे या किसी और अमाउंट पे? किसी और अमाउंट पे। उसका निकालने का तरीका है, लास्ट ईयर कितने पे थी? 299। अच्छा, 299 में से इतना कम हो गया, कितने पे आ गई? 291,678। तुम 287 नहीं कह सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है। आपने सिंपल क्या करना है, ये कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए लास्ट ईयर जिस पे कैरी हो रहा था
इस साल की अमोर्टाइजेशन माइनस करो तो इस साल की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। यहां तक कोई पंगा? चलें जी, आपको पता है आपकी फेयर वैल्यू आ रही है 283,400। आप यहां से 283,400 पे जाएंगे तो आपका लॉस आ गया कितने का? 8278। तो सर आपने पहले तो 8278 ये बुक कर लिया, कोई पंगा यहां तक? चलें जी, अगला साल जो मैं शुरू करूं, क्या 283,400 से करूं या कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से। मैंने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट लिख दी 287,835। मैंने फिर ये कूपन रिसीव करके इनकम बुक की, ऐसा ही है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं तो क्या मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग आ गई वो 280, पर क्या वाकई में मेरी इन्वेस्टमेंट भी इतने पे? नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट है कितने पे कैसे पता लगेगा? लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू उठाओ कितनी है, उसमें से लेस कर दूंगे 283,400 माइनस 7835, तो आपके पास कितना आ गया? 27565। 27565 आपकी कैरिंग अमाउंट है, पर इसने आखिर की फेयर वैल्यू बताई नहीं थी। आखिर में फेयर वैल्यू और पार वैल्यू सेम होगी क्योंकि अब ये मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकती। तो सर हमने जैसे ही 280 पे रखा, मेरे पास 4435 का गेन आ गया, ऐसा ही है। और 4435 का जो गेन आया हमने इसको ये बुक किया। और आप जरा वाजे तौर पे देखें, ओसीआई के अकाउंट को प्लस माइनस करें, जीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचा जी। दोनों दिखाते हैं बिल्कुल, ये वर्किंग है हमारी। ये मतलब ये अगर तू ऐसे अपने हिसाब से भी करेगा तब भी आपको एंट्रीज बनानी है, ये हमारी वर्किंग है। सही है? हाँ भाई, क्लियर है ये वाली बात? चलें जी, अब ये आखिर में हमने कैश डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी। अच्छा भाई, अभी आपको इसी सवाल को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से कर सकते थे, बट आईआरआर अलग अलग गिवन नहीं है। अच्छा एक और चीज बता दूं, एग्जामिनर ने ये भी किया हुआ है, उसने किया ये है, वही वाली तुम्हारी बात बता रहा हूँ, उसने किया ये है कि इसी आईआरआर से नहीं, कूपन से इंटरेस्ट बुक किया हुआ है। क्योंकि वो ये कहता है, समझना, वो ये कहता है कि भाई कूपन से इंटरेस्ट बुक करो, आखिर में फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे, कहानी वहीं आ जाएगी। तो वो कूपन यूज करके भी, अच्छा यानी एक बात समझा रहा हूँ सिंपल सिंपलिसिटी के लिए, अगर इसी वाले सवाल को, जैसे मैं तुम्हें ये बोल के बताऊं सवाल, अगर मैं इंटरेस्ट बुक करता, इसमें कूपन कितना था? 10%। इसको भी 10% से बुक करूं, आखिर में फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं, सब अलाउड है। क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर सब का सब कहां जाता है? पीएनएल में। तो इसके अंदर सही अकाउंटिंग, एक्यूरेट अकाउंटिंग करनी है तो हर साल अलग अलग आईआरआर लो। पर अगर एग्जाम के अंदर अलग अलग आईआरआर गिवन नहीं है तो आप सिंपल अकाउंटिंग कर लेना कूपन से। किससे करोगे? कूपन से। तो ओपनिंग पे जो लगाओगे वो कूपन लगाओगे, रिसीव भी कूपन से करोगे, क्लोजिंग जो भी आएगी उसको किस पे ले जाना? फेयर वैल्यू पे, कहानी खत्म। फिर इसकी लॉजिक दी, लॉजिक बता रहा हूँ सुनना। मैंने कहा अभी वैसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तुमने मेरे साथ सीखा हुआ है, क्या सीखा है तुमने? कि भाई आपका जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का जो आईआरआर है वो बनिस्बत किसके? अमोडाइज कॉस्ट के, या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के ज्यादा आता है? ज्यादा आता है ना। ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि कुछ उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट वैसे ही एक्सपेंस आउट हो जाता है, पहली चीज ये। मैंने कहा आपको अगर सवाल में आईआरआर नहीं दे, वो आईआरआर नहीं दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर किस केस में? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। बता रहा हूँ क्यों। आप आईआरआर का कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ सिंपल क्या करना, आपकी जो भी कैरिंग अमाउंट है ना उस पर इंटरेस्ट बुक कर लेना कूपन से। किससे बुक करोगे? कूपन से। अच्छा जी, और रिसीव भी किससे करोगे? कूपन से। अच्छा, इंटरेस्ट बुक करोगे कैरिंग अमाउंट पे लगा के, कूपन बुक करोगे फेस वैल्यू पे लगा के, आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ जो भी कैरिंग अमाउंट आएगी आपको आखिर में उसको लेके किस पे जाना है? फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू भी कहाँ जाती है? पीएनएल में। इंटरेस्ट भी कहाँ जाता है? पीएनएल में। मैं कह रहा हूँ आपका अल्टीमेटली जो नेट इम्पैक्ट है वो पीएनएल में सेम ही आ जाएगा, पर नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो एग्जामिनर ने ये अप्रोच ली हुई है कि उसने फर्क नहीं किया, उसने बोला कूपन पे बुक करो, कहानी खत्म। बट ये प्रेजेंटेशन वाइज सही नहीं है, पर हाँ अमाउंट वाइज सही है, अमाउंट वाइज सही है। तो उसने तुम्हारे लेवल पे ये व्यू लिया हुआ है कि भाई हाँ सही है अमाउंट, ये बच्चे सही निकाल रहे हैं, काम ऑन है। पर हाँ अगर अलग अलग आईआरआर दिए हुए हैं तो यूज करना है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई भाई सबको? चलें जी इधर, अब आगे। हमने इसी सवाल को, प्लीज सुनिएगा, इसी सवाल के लिए हमने अलग अलग आईआरआर निकाल ली है। सही है जी। अब मुझे एक बात बताएं खाली देखने के लिए यहाँ पे,
हमने अब शुरू कहां से किया होगा? 3 लाख से। 2000 एक्सपेंस आउट होगा तो देखो पहले दिन का IRR 7.005 से ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें अब एडिशनली कुछ अमोटाइज करने का बचा नहीं है, सिर्फ प्रीमियम बचा है। क्लियर है पहली बात? अब आगे सुनिएगा, मैंने इसमें पहला इंटरेस्ट जो बुक किया वो आपके सामने 7.2650 से बुक किया होगा, ऐसा ही है। यार आपके पास 21795, आपने कूपन रिसीव किया कितने पे? 28 पे। अच्छा अब इसको पहले यहाँ पे एंट्री भी बना के देखते हैं। पहले तो वो एंट्री ले लेते हैं जो उसने बनाई होगी, ये रही। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा दूसरी एंट्री ये बनाई होगी, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ दूसरा जो मैं तुम्हें सिखा था उसको और क्लियर कर देता हूँ। अज्यूम करो IRR नहीं गिवन और तुम्हें कह रहा है फेयर वैल्यू थ्रू P&L से करो, तो फिर तुम सवाल में कंफ्यूज हो जाओगे, तो एग्जामिनर का व्यू भी लेते हैं। अब तुमने पहले दिन की एंट्री तो ये सेम बनाई होगी, इसमें तो कोई पंगा नहीं है ना। अच्छा पर अब मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर हम एग्जामिनर का व्यू लें तो इसके ऊपर 10% कितना बनता है? 30,000। और कूपन कितना रिसीव किया? कूपन तो उतना ही रिसीव होगा ना जो एग्रीड है यार, उस पर तो पंगा नहीं है कि वो तो फेस वैल्यू पे मिलेगा जितना जितना तुमने लोन लिया है। सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग था कोई हमारा 3 लाख, इसमें ये इंटरेस्ट प्लस किया ये माइनस किया, क्लोजिंग कितना आ गया? 3,02,000, यही है। यह आ गया 3,02,000 क्लोजिंग। अच्छा आपने इसकी एंट्री ये बनाई होगी, कैश डेबिट 28,000 से, इंटरेस्ट इनकम 30,000 से, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई होगी 2,000 से। खाली वो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा है कैश कम है, इन्वेस्टमेंट में चली गई वो अमाउंट। देखो क्लोजिंग 2 आ रही है, शुरू में 3 थी आखिर में 3,2 हो गई। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई? 2,000 से। अच्छा अब आप इस 3,2 को किस पे लेके जाओ? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कितनी है? 299। हमने कहा कि भाई 299 पे जाऊं तो क्या बुक करूं, गेन या लॉस? लॉस बुक करूं, कितने का? 3,000 का। तो आपने फेयर वैल्यू लॉस बुक किया और इन्वेस्टमेंट को कर दिया क्रेडिट, कितने से? 3,000 से। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर यहाँ पे देख के आपका एक ये लॉस गया है P&L में और ये गेन गया है P&L में, कुल मिला के इनको नेट करो 27,000। अच्छा भाई आपके सामने 27,000 की इनकम आपके P&L में चार्ज हुई है नेट बेसिस पे, जो इंटरेस्ट और फेयर वैल्यू का सम है, ऐसा ही है। तो ये आपने क्या IRR यूज किया, कूपन यूज किया है? कूपन यूज किया है। अच्छा पर अब जरा इधर देखो, यहाँ पे ये वाली इनकम और ये वाली इनकम को ऐड करो, 27 ही बनती है। आपको समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना अगर IRR नहीं गिवन हो, क्योंकि इसने एक व्यू लिया है कि अगर कूपन है मेरे पास तो मैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L की अकाउंटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इनडिफरेंट हूँ। इंटरेस्ट भी कहाँ जाता है? P&L में। फेयर वैल्यू गेन भी कहाँ जाता है? P&L में। तो ओवरऑल आंसर पे फर्क नहीं आएगा। तो आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI में अलग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें फेयर वैल्यू का गेन OCI में, इंटरेस्ट कहाँ जाता है? P&L में, इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा जाता है और फेयर वैल्यूएशन को अलग रखा जाता है। भाई ये बात याद रहेगी सबको, क्लियर है? अच्छा जी ये तो बात हो गई समझने की, यहां तक मैं इसको मिटा दूं खाली। अच्छा भाई अब इधर देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट IRR यूज कर रहे हैं या नहीं करने हैं कोई भी मसला नहीं है। आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं चलाएंगे, आप फेयर वैल्यू को ही अगले टाइम का क्या बना देंगे? ओपनिंग बना देंगे। अच्छी बात यह है, सही प्रेजेंटेशन ये है कि आप नया IRR यूज करें क्योंकि आपको गिवन है। अब दूसरा IRR पे क्या बुक किया मैंने? 18,789, अकॉर्डिंगली ये आंसर आया। फिर मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेके चला गया तो हमारा फेयर वैल्यू का लॉस आ गया। फिर मैंने यही वाली वैल्यू को अगले साल का क्या बना दिया? ओपनिंग बना दिया। फिर इसके ऊपर क्या बुक किया? इंटरेस्ट बुक किया, पुराने IRR से नए IRR से, नए IRR से। तो नए IRR से बुक किया तो मेरे पास ये क्लोजिंग आ गया और फेयर वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? यही। IRR चेंज करने का मकसद मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि IRR चेंज इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट चेंज हो जाती है, तो इसलिए आपका रिटर्न भी चेंज हो जाता है। क्लियर है? पर अलग अलग गिवन है तो भी समझ आती है बात, अलग अलग नहीं गिवन तो भी कोई मसला नहीं है।
वेरी गुड जी। कौन सा नोट इनाम? मतलब इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है। अच्छा देखो, इनाम सिर्फ इसमें ये लिख लेना अपने पास, नोटिंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो तो जब मुझे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में अगर अलग अलग आईआर गिवन नहीं होंगे तो इंटरेस्ट भी कूपन पे बुक करूंगा और रिसीव भी कूपन पे करूंगा, पर इंटरेस्ट जो बुक करोगे वो कैरिंग अमाउंट पे लगेगा और कूपन रिसीव होगा फेस वैल्यू से, बस ये फर्क होगा। क्लियर है ना? हाँ, वो तो ओपनिंग तो चेंज हो ही जाएगी, वो बोलता है ना इन डिफरेंट टू में, उसको ये बात पता है ना कि जब तुम फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे एसेट को, सबको उसमें नेट हो जाएगा। तुम जितना भी बुक कर लो इस साल, फेयर वैल्यू पे जाने के लिए वो उसको खुद ब खुद जीरो कर देगा। क्लियर है? चलें जी। अब सर, ये तो बात मुझे समझ आ गई फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की। अब हम आ गए इशूअर की अकाउंटिंग पे। सही है जी। इशूअर के लिए हमने पिक किया ये उसामा लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1 2020 of rupees 100 at a premium of 5% to HYK Limited, carrying a return of 10%. Redemption of bond is on at par value. Transaction cost applicable is 3%. और actual cost क्यों कह रहा है ये? नहीं, पर ये इशूअर है, नहीं ये इशूअर है इसलिए इसकी कॉस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताओ सर, इस वाले केस में पहले तो मुझे बताओ कि मैं इशूअर हूं, मुझे पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं, मुझे पैसे 100 के हिसाब से मिलेंगे या 105? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 5,000 रुपये, अगर हाँ 5,000 रुपये या जो भी बनता है इसमें, 5 का 10,000, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये आई थिंक, मुझे लगता है कि इशूअर का बेनिफिट है, उसका आईआरआर कम हो जाएगा, यानी उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने डिटेल में बहुत देखा भाई। अब आगे सुनना एक और बात इसमें। फिर मैंने ये कहा कि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की जा रही है, ऐसा ही है? कितने परसेंट? अच्छा, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पे की जाती है वो फेस वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे। उससे अब जो इशूअर की बात कर रहा हूँ, तो इशूअर के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करूं या ऐड? माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे कम। क्योंकि बैंक जब अरेंज करा के देगा ये फाइनेंसिंग तो अपना कमीशन डिडक्ट करके तुम्हें पैसे देगा। सही है जी। तो भाई इसके लिए मुझे बता दो कि मुझे नेट पैसे कितने मिलेंगे जल्दी से। 10,18500। चलो जी, बाकी भी कर लें। उसका गेन है ना, उसको वापस नहीं करने ये पैसे। उसको आज मिल गए ज्यादा, 100 के हिसाब से 105 मिल गए उसको, उसको वापस कितने करने हैं? 100। तो 5 की इनकम है, ये भी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगी, कम हो जाएगा, कॉस्ट कम होगी ना। इसके लिए तो एक्सपेंस होता है ना इशूअर के लिए। इसको 100 वापस करना है, पर इसको सूद भी तो देना है, जो इसको इंटरेस्ट देना है उसमें 5 रुपए की टेक्निकली कमी हो गई, फायदा हो गया इसको 5 का। इसकी वैसे कॉस्ट आ रही थी कितनी, जो नॉर्मल है इसकी 10%। सही है? अब 10% नहीं आएगी इसकी कॉस्ट, उससे कम आएगी। 100 रुपए पे 10% कितना बनता है? 10। सही है? आइडियली ये 3 साल 10-10 रुपए पे करता, पर वो बन गए 30, पर इसको 5 का फायदा भी तो हो गया। अब नेट इसकी जेब से कितने जाएंगे? एग्जैक्टली exactly। अच्छा भाई, आप सब कह रहे हैं कि सर ये आ रहा है 10,18500, ऐसा ही है? चलें जी। अब मुझे इसी की चौरंगी को आगे तक लेके जाके दिखा दो जल्दी से। इसकी याद रखना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा इसके लिए, और ये पे करेगा पैसे, ना कि रिसीव करेगा। पर पहले दिन पे इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट। बिल्कुल। पेबल थ्रू ओसीआई होता ही नहीं है इसमें।
क्यों अच्छी, तो वही तो पास कराएगा भाई, प्रैक्टिस जितनी करोगे। आते हैं ना ऐसे सवाल, तभी तो करा रहा है। कयामत की बात नहीं हो रही है। काशिफ था ना आज, तो काशिफ की क्लास थी। अच्छा ओके। 50 लेस क्यों किया? 50 लेस इसलिए किया क्योंकि ये इशूअर है ना जानी, इसको पैसे मिलेंगे कम। मैंने टोटल कॉस्ट का एनालिसिस किया है, मैंने कहा नॉर्मल इतने जाएंगे जेब से। ये कैसे आया? 1 मिलियन पे 10% 3 साल। सही है, ये मेरा फायदा है। सही है, ये इशूअर का फायदा है। तो नेट कॉस्ट आ गई, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो मैंने पे की है, सही है, ये भी मेरी जेब से लगे है ना, नुकसान है ना। हाँ सही कह रहा है, ऐड कर ले भाई इसको। अब मुझे बताओ, 3 लाख माइनस 50,000 प्लस 31,500, 281, ये आ जाएगा। ये हमारी जेब से लगेंगे, पर स्टिल देखो 3 लाख से कम है, इसलिए हमारा IRR कम है, कॉस्ट कम है। सही है। रुक जाओ शुएब जानी, अभी तो अजान हुई है, अभी तो बहुत टाइम है भाई, अभी तो अजान हुई है। 9.2657। डन हो गया जी, वेरी गुड। हाँ हाँ शुएबुर रहमान, रुक जा। हाँ जी डन हो गया। अच्छा भाई, 1018500 हमने इंटरेस्ट बुक किया 94371 से। सही है, हमने पे किए 1 लाख के हिसाब से। अच्छा अब तुम खुद देखो, ये हमारा जो ये लाइबिलिटी का बैलेंस है, ये चेंज होगा। सही है जी। अच्छा भाई, क्योंकि टेक्निकली टेक्निकली अगर मैं बात करूं, मेरी आइडियली कॉस्ट होती 3 लाख, अब 3 लाख से कम है क्योंकि प्रीमियम है। ऐसा ही है। तो क्या ये इशूअर को नेट जेब से फायदा दे रहा है? और ये इशूअर का नेट फायदा भी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगा, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए था ज्यादा, पर अब ओवर द पीरियड इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा कम। ऐसा ही है भाई, आगे सुने। सर हमने सबसे पहले कैश डेबिट किया, और बॉन्ड लायबिलिटी क्रेडिट किया, डिबेंचर सॉरी डिबेंचर लायबिलिटी हो जाएगा इधर। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने 94371 किया था। आखिर बार लॉजिकली पूछ रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 1 लाख होना चाहिए था। वो बिल्कुल हमें प्रीमियम का फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो चुकी है,
तो इसलिए वो रिकॉर्ड भी कम हो रही है, और ओवर द पीरियड देखो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में एडजस्ट हो रही है। ऐसा ही है। चलें जी, दूसरे साल हमने ये बुक किया और तीसरे साल ये बुक किया हमने। अच्छा जी, कुल मिला के हमारी बॉन्ड की जो लायबिलिटी आ गई है वो 1 मिलियन पे आ गई है। ऐसा ही है। 1 मिलियन पे आने के बाद हमने सीधे सीधे सारे पैसे रिडीम कर दिए। ऐसा ही है भाई, सारे पैसे रिडीम कर दिए। अच्छा जी, अब सुनना, आखिर में तुमने सिर्फ करना यह है कि भाई कैश आपने वापस कर लेना है और लायबिलिटी कर लेनी है डेबिट। अब एक चीज खाली याद रखना है, क्योंकि वो हम करते हुए आए, आप लायबिलिटी को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे भी रख सकते हैं। लायबिलिटी को हमने सीखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे भी कैरी करते हैं, अगर आपका मकसद ये होता है कि ये जल्दी सेटल कर लेंगे। सही है, पर आप सुनिएगा एक बात, उसके अंदर भी ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें नेट नहीं होती, क्या हो जाती है? तो आपका शेड्यूल भी कहां से शुरू होता? 1050 से। बस ये याद रखिएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो वहां पे इन्वेस्टर के लिए किया था, इशूर के लिए भी वही करोगे। पर समझाने की बात यह है कि ये नेट कब होती है? जब अमोर्टाइज कॉस्ट हो। जब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का गेम होता है, उसके अंदर आप इसको नेट नहीं करते, क्योंकि लायबिलिटी कम नहीं होती, वो एक्सपेंस आउट हो जाती है। इस वाले केस में आप लोगों ने जो 31,500 की अमाउंट है वो नेट क्यों की थी? क्योंकि आपने इसको ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करना था, तभी आपने नेट की थी। पर जब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगा, इसको अमोर्टाइज करने की नीड नहीं है, आप सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे? एक्सपेंस आउट। क्लियर है जी ऑनलाइन वालों और तुम सबको? टेबल टेबल सेम जैसे उसका बनता है वही, पर उसमें इनकम होती है, इसमें एक्सपेंस है, कोई फर्क नहीं है। सही है जी, दोनों सेम है। अच्छा जी, अब इधर आखिरी चीज, अगर मैं कहूं आखिरी चीज तो मैं सिखाई भी थी मैंने, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। सही है जी, प्लीज सुनिएगा, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 25 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हमारी कोई 2%, और शेयर इशू किए हैं 10,000। इशूअर की अकाउंटिंग बता रहा हूं, इसको बस यहां पे समझ के खत्म करते हैं। सुनना, मुझे एक बात बताओ, कैश जो कंपनी को मिलेगा, क्या वो 25 के हिसाब से मिलेगा या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट करके? जल्दी बताओ, नेट करके कितना है? नहीं नहीं, इसका पर शेयर का बताओ ना। अच्छा, आपने ये कहा कि भाई 24.5 इंटू 10,000, यही है। ये आपके पास कैश आया है नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लॉजिकल सी बात है, पूरे पैसे लेके आओ वापस करो, यही एंट्री बननी है इधर। आपने शेयर कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट करना है, ये हमने नॉर्मली सीखा हुआ है, क्योंकि आ सकती है इंप्लीकेशन, इसलिए सिखा रहा हूँ। IS1 के सवाल में बोल दे अगर वो शेयर इशू किए हैं और वो बोले कि इतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई उसकी एंट्री बन के फिर कैपिटल में इसका इम्पैक्ट आएगा। सही है जी, इसलिए ये इस पे फोकस भी करवा रहा हूँ इधर। आपने ये कहा कि 10 इंटू 10,000, ये कितना आ गया? ये तो एंट्री बैलेंस नहीं है, प्रीमियम। अच्छा भाई, वैसे वैसे इधर बात बताओ, क्या वो इतनी तकलीफ में क्यों है इधर? अच्छा भाई, इधर अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से जल्दी से, अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, आइडियली प्रीमियम 15 का होता, पर यहाँ पे 15 नहीं, आई थिंक 14.5 का है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्विटी में से इंक्रीमेंटल इक्विटी से नेट होगी। और किसी का सवाल ये आता है कि प्रीमियम पे इशू नहीं होते तो रिटेन अर्निंग आता। सही है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैंने 14.5 इंटू 10,000 कितना आ गया? 145,000। मैं चाहिए। चलें जी, यानी बस आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, कैश लेके आए, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैपिटल को पावर पे कैरी करें, बैलेंसिंग फिगर प्रीमियम। याद रहेगी ये बात? हाँ, डिस्काउंट होता तो डेबिट हो जाता, डिस्काउंट ऑन इश्योरेंस ऑफ शेयर्स, बिल्कुल। अच्छा भाई, इसी के साथ कॉन्सेप्ट तो होते हैं खत्म। अभी दस्ती दस्ती पास पेपर, उसमें सांस लेने का भी मौका नहीं है, 5-5 मिनट में करने, क्योंकि बहुत छोटे से पास पेपर हैं। चलें जी, नहीं नहीं हो जाएगा, फिर भले नमाज पढ़ेंगे इधर। अच्छा, अगर रिजर्व अवेलेबल नहीं होंगे शर्जील, तो रिटेन अर्निंग डेबिट होता। सही है। अच्छा भाई, अब 1 मिनट दीजिएगा बस।
अच्छा भाई, इसकी भी वैसी ही फाइल बना दी है इधर, जिसमें ये यहाँ पे समरी दी हुई है। सही है जी। अब एक एक करके हमने इसका सवाल यानी प्रश्न को सॉल्व करना है। अरे बिल्कुल करते हैं, उसके लिए भी प्लीज बस खाली यहाँ पे फोकस करें आप। भाई, in respect of the each of the above investments, discuss the possible classification options available to RL for accounting purposes. Also compute the amount at which these investment would be initially recognized under each option. देखो इसको सुनना सुकून से, वो ये कह रहा है कि पॉसिबल ऑप्शंस बताएं कि किस किस पे ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। सही है जी। ओके जी, स्क्रीन स्क्रीन अभी दिखा रहा हूँ। आ गया जी, आ गई स्क्रीन, आ गई। अंग्रेजी लिखें जल्दी, गोली एकदम स्पीड में। पवन अंग्रेजी। पवन तेरे को सिखाएंगे ये लोग, हाँ अभी। तुम लोग बोलो ऐसे सवाल हमारी आइटम में क्यों नहीं आते। इंशाल्लाह। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह करे तुम्हारी आइटम में वो सवाल है, IRR पे इम्पैक्ट बताओ क्या होगा। 10 नंबर का चाहिए उसका सवाल। करके सब जाने जानी। अच्छा, 1037 के लिए मतलब जो है ना अभी उसमें एक काम ये किया दस्ती दस्ती के, जितनी मुश्किल वाली अंग्रेजी है ना सबको एक फाइल में क्लब किया है। कॉन्सेप्ट्स उसका सवाल, कॉन्सेप्ट उसका सवाल। सही है जी, ऐसे करेंगे उसको। वो भी लिख के लाऊंगा उस पे कि ताकि चिपक जाए। जो बात है अरीब। बस सही सही उम्र नहीं बोलते, वो भी कर लेंगे। हाँ भाई जल्दी बता फुजैल। ऐसे मेरी जान, नमाज के लिए बहुत टाइम है अभी हमारे पास, खत्म करके चलते हैं एक साथ। बताएं क्या लिखा। 23.5 मिलियन। सही है, ओके। 95.8 मिलियन, क्योंकि उसको मेच्योरिटी तक रखना है और ये अमोटाइज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा ही है।
ऐसे ही ताकि कॉन्फिडेंस चेक करता हूँ मैं कि पता है या नहीं पता। सर पहला उत्तर देख लेते हैं जल्दी इधर। Option 1, as this investment is not held for trading, the investment can be irrevocably elected to measure at the fair value through OCI. In this case, the investment should be initially measured at a fair value plus transaction cost. आप लोगों ने भी आगे पीछे यही लिखा होगा। चलें जी। अच्छा भाई इधर ऑप्शन 2, उसको ऑप्शन दिया गया है, उसने बोला पॉसिबल बताओ, क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटी है, पॉसिबल सुनना नहीं, नॉट फॉर, देखो आगे लिखा गया है, इसने लंबी की है। देखो मैंने वैसे ही एक बात है, अगर मैं वैसे भी देखूं तो इसमें हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बताना है जो उसकी इंटेंशन के हिसाब से, पर इसने बिल्कुल लंबी की है। देखते हैं उसने क्या बोला है, तो सुनना। इफ इलेक्टेड अंडर ऑप्शन 1 इज नॉट मेड, यानी इलेक्शन उसने अगर पहले ऑप्शन वाली नहीं ऑप्ट की, यानी उसने फेवरेबल टू ओसीआई पे नहीं किया, क्योंकि इररिवोकेबल ऑप्शन होता है, वहां पे आ गए तो फिर मूव नहीं हो सकते आगे। Then it should be classified as measured at fair value through P&L and will initially be measured at fair value. उसने बोला कि भाई अगर आपने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया तो आपने पॉसिबल ऑप्शन बता दिया, उसको दूसरा ही है। सही है जी, यानी इसने जनरल बात की है, वैसे इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, जनरल बात की है। सही है जी, आगे जी। इररिवोकेबल ऑप्शन है। सही है जी, इधर ओसीआई में होता है। लास्ट अटेम्प्ट तूने दी तो दी, या तो तेरे को पता नहीं होगा कि ये क्या बोल। नहीं होता है भाई, मतलब बंदा भूल जाता है इधर। अच्छा भाई, RL ऑल्सो परचेज 1 million बॉन्ड्स। अच्छा जी इधर बिल्कुल यही आएंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही सवाल इधर। RL ऑल्सो परचेज 1 million बॉन्ड्स ऑफ बारी लिमिटेड हैविंग अ फेस वैल्यू ₹100 ईच at 95. These bonds are redeemable in 5 years. जल्दी बताएं इसको किस पे कैरी करना है। अच्छा एक और मॉडल है जिसमें सुनना, ये इसमें गेम है, इसमें एक और मॉडल है जिसपे SPPI और होता है। दो मॉडल है जिसपे SPPI है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो आपको नहीं, ये तो गेम है, नहीं नहीं ये गेम है, सुनो। उसमें क्या होता है, उसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या होते हैं, सोनली SPPI, और कोई अकाउंटिंग मिसमैच नहीं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं उसके पास यहाँ पे, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रहने का भी, क्योंकि दोनों लॉन्ग टर्म है। ये बात याद रखना, दोनों लॉन्ग टर्म है। सही है, पर जब सोनली SPPI की बात होती है तो ऑप्शंस की बात कर रहा है वो, सजेस्ट कर रहे हैं ऑप्शंस, पॉसिबल क्लासिफिकेशंस। सही है, ये इसकी इसके सजेस्टेड आंसर से ये पता लग रहा है कि ये सोचता है ऐसे। आप एक भी लिखेंगे तो वो फेयर इनफ था। थ्री का नंबर सही है। तुम लोग होते ना इस टाइम में, यकीन करो, कंसोल इतना हलवा, डेफर डेक्स, ये तुम यहाँ तो आधा पेपर तो यहाँ निकल जाता तुम लोगों का। हाँ तुम्हारे दो पेपर थे ना एक साथ। अच्छा भाई, यानी यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई इस वाले केस में, सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी, द इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल amortized cost and will initially be measured at fair value plus ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहले तो amortized cost की बात की हमने,
और सर दूसरे मंजन में हम ये बता देंगे द इन्वेस्टमेंट कैन बी डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इफ क्लासिफिकेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वुड हैव कॉज्ड द अकाउंटिंग मिसमैच। इसने दोनों मंजन बता दिए। इसने बोला कि अगर 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 सुनना, अगर आपने इसमें ट्रेडिंग ऑब्जर्व की, जो कि होनी नहीं चाहिए, अगर आपने इसमें ट्रेडिंग ऑब्जर्व की तो वो हो जाएगा अकाउंटिंग मिसमैच, और अकाउंटिंग मिसमैच हो जाएगा तो आपको उसको कहाँ फेंकना पड़ेगा? फेयर वैल्यू टू पीएनएल में, क्योंकि अकाउंटिंग मिसमैच दोनों में अलाउड नहीं है, ना ओसीआई में ना अमोर्टाइज कॉस्ट में। सही है जी। तो इसने दोनों पॉसिबल ऑप्शंस बताए, तो भी एक्सेप्टेबल है। तो भी एक देखो, क्योंकि उसने बोला क्या है कि इस सिचुएशन को देख के बताओ, तो भी एक्सेप्टेबल है। ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है सारिम। सही जी, बिल्कुल लेटेस्ट। अच्छा भाई, अब हम चल लेते हैं सर अगले प्रश्न के ऊपर। यार ये सुकून से करना जल्दी। FAR2 की हिस्ट्री में अभी तक मुश्किल पेपर लास्ट 3 एग्जाम से नहीं आया। मेरा आया था ना, कसम से। नहीं, मेरे दोस्त तो मुझे बोलते थे कि तू हमारे साथ नहीं दिया गया पेपर, कसम से। डायरेक्ट मेथड आया था, जिंदगी में पहली बार कैश लूंगा, वो भी वर्क बैक। सेल्स तक पहुंचना था ऊपर जाके, रेशियो आया ही नहीं था मेरी अटेम्प्ट में। तो बहुत अच्छे बंदे थे ना तुमने, मसला ही है। ये भी नहीं बोले तो पास भी हुआ है तेरा। बिल्कुल। सवाल कर लीजिए। अच्छा जल्दी जल्दी यार बाबू, ये सवाल सही करना है एकदम, पास पेपर। नहीं हो रहा क्या तुम लोगों से ये? अल्लाह करे पहले पेज पे आइए, फर्स्ट 9 का ऐसे ही सवाल है मस्त, तुम लोग उसमें से 10 नंबर निकालो। उसके बाद कंसोल तुम्हारा टैली हो जाए। इंशाल्लाह। अब लीज तो नहीं भूलते तुम लोग यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी। कर ले, सवाल कर ले। नहीं नहीं, वो देख लेना एक बार एथिक्स। अभी जाके कितनी देर लगेगी उसमें? वो
एथिक्स वो वाला एथिक्स नहीं है ये, उससे मिलता जुलता है, बट ये कि एथिक्स इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अलग है। उसको जो ना ये अलग कर लिया मैं यार। चलें भाई, इशूअर की अकाउंटिंग हो गई। पवन बाजवा नमूने कर रहा, सवाल हो नहीं रहा इससे। हाँ पवन। क्या हुआ इसमें सवाल? फिर भी इतनी देर लगा रही है। कौन बोल रहा था बाजवा नाटक करता है? हाँ। तैयारी है ना इसकी अच्छी? इशूअर हो गया। चलो फिर डिस्कस करते हैं इशूअर पहले। अच्छा भाई, फेस वैल्यू 160 है, प्रीमियम 16, फेयर वैल्यू आ गया 176, आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कटा दी, 167.2 आ गया। अच्छा भाई, फिर ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, आपने कैश जहाँ पे डिबेंचर पेबल क्रेडिट किया, आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 25.08, कैश चला गया 25.60, डिबेंचर पेबल हो गया डेबिट 0.52। यही बनाई है। चलें जी, बेहतरीन है। अगला पार्ट इसका है, अभी टाइम है तो 7:30 तक का टाइम है, खत्म हो जाएगा अभी ये, है ना? इंटरेस्ट, ये जो केएल है ये पूरी अकाउंटिंग नहीं करना है इसकी, हाँ, जितने इसने एक्वायर किए हैं। 0.32। वैसे ही चिपका दो, चलो भाई। और उसने कौन सा मॉडल ऑप्ट किया हुआ है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। उसके लिए आईआरआर कौन सा यूज करोगे? 14। गुड। चलो ये तो पता है, चलो भाई ये तो सही करके आओगे तुम लोग। तुम ये आईएफआरएस 9 में, चलो तुम कंसोल पिक करो। नहीं वैसे ये बताओ, कंसोल कंसोल में कौन से उसने सवाल चेंज किए हैं? सेम एडजस्टमेंट। और उसके अंदर लीज में भी तुम्हें बताऊं कुछ चेंज नहीं करता सिवाय वो लीज पीरियड के। और डेफर्ड टैक्स भी तकरीबन सेम होता है, सिवाय उसके अंदर एक एडजस्टमेंट होती है कोई। तो वो खत्म, उसको कटा के तो बाकी पेपर है ना। अल्लाह करे वो एक ही हो ना ऐसी।
हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट कितने से कैपिटलाइज हुई है? 35.2 से। क्या वो आपने सारे ले लिए डिवेंचर? तूने भी? मेरिट चाहिए, मेरिट। बस या खाली इसमें ना इसी चीज का ख्याल रखना कि कैपिटलाइज करनी है नहीं करनी, क्योंकि मार्क्स ही सीखे हैं। बाकी तो एक साल की अकाउंटिंग पूछते हैं, हमने तो पता नहीं कौन सी चोरियां सीखी हैं। 46.4 कह रहे हैं नीरज, ये क्या निकाला भाई तूने ये? हाँ नीरज, 46.4 क्या है ये? आ जाओ भाई, इन्वेस्टर को भी देख लें। नेक्स्ट आई थिंक परसों होगा इनाम। डन। अच्छा भाई, आपने कैपिटलाइज किया 35.2 पे। ये आ गया जी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट जो यूज किया वो किया 14। ऐसा ही है? अच्छा भाई, 14 यूज किया तो आपका इंटरेस्ट आ गया 4.93। आपने पैसे रिसीव किए वही कूपन के हिसाब से, दैट इज 16%। ये आ गया 5.12। आपके पास क्लोजिंग आ गया इसके बाद 35.01। आपने कैश डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया, इन्वेस्टमेंट किया, अमोर्टाइजेशन आ गई, तो ये वही प्रीमियम है जो अमोर्टाइज होता है। ऐसा ही है? चलें जी। फिर आपको पता है कि आपकी कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पे जाओगे तो आपको गेन आ गया 0.83 का, तो आपने 0.83 का गेन बुक किया। यही किया था सबने। क्लियर है भाई ये वाली चीज? चलें जी, अगला प्रश्न, आखिरी सवाल है इसमें था ही है। और एक वो सवाल है जो मैं नहीं करवा रहा, जिसमें वो डब्बा बना के दिया हुआ है, बोल रहा है अमोर्टाइज कॉस्ट में पे को या यार, वो तो फिर इज्जत की बात है तुम लोगों की ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। आखिरी। अच्छा, इस वाले केस में याद रखना है इन्वेस्टर के लिए, इसमें इन्वेस्टर ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे ही नहीं की थी सवाल में, तो इसलिए हमने इसको कंसिडर भी नहीं किया। देखें आपके सामने है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसने पे की थी? इशूअर ने, तो वहां कंसिडर की थी। इसमें आपके सामने है, देखें है ही नहीं सवाल में। या आप लोगों ने ये निकाल तो दिया सवाल, पर इसमें ये फोकस भी करना था कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वेस्टर की तरफ से है ही नहीं, तो हमने इसलिए कंसिडर भी नहीं किया। रीड करो। एक्सपेंस आउट भी नहीं होगी ना जानी, यही तो याद रखनी है बात। अरे मेरी जान, इसमें देख पे किसने की है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस 5.5 है। नहीं नहीं, यही तो कह रहा हूँ ना, इस वाले सवाल में स्पेसिफिकली उसने ब्लेंडर ये मारा हुआ है कि इशुएंस पे कॉस्ट किसकी लगी है, सिर्फ उसकी। वरना दोनों की आती है, अगर परसेंटेज होती दोनों की। इस केस में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, तुमने ये फोकस तो नहीं किया, चस्सियों निकाल गए सवाल तुम लोग इधर। बट मैं एक बात कह रहा हूँ, इसके अंदर वो कैपिटलाइज नहीं होती वो अलग बात, एक्सपेंस आउट होती वो भी अलग बात, बस सवाल में है ही नहीं। किसकी तरफ से नहीं है? इन्वेस्टर की तरफ से। सही है जी। बिल्कुल।
चलें जी, अगला प्रश्न। एक्स्ट्रा एंट्री बनाता क्यों जब है ही नहीं एक चीज, क्या बनाएगा? पाएगा 5.5 तुम लेते, वो तो है ही इश्यूअर की, तो तुम कहोगे नहीं नहीं यार साईं तुम पे नहीं करो हम पे करेंगे, ऐसा ही है। हाँ, गलत हो जाती है ना, कैश चला जाता। चलें भाई, ये आपको सवाल सही करना है जी। इसमें सिर्फ है इन्वेस्टर, पर 2 मॉडल से आपको करना है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के लिए इसने रेट नहीं दिया हुआ। नहीं, इस केस में कोई प्रीमियम है ही नहीं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब एक्सपेंस आउट हो गई तो मार्केट रेट यानी कूपन ही इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफेक्टिव रेट। वो अमोर्टाइज कॉस्ट में है ना। पर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हटा दो, ये 9.5 सिर्फ किसकी वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही नहीं रहेगी तो मार्केट रेट यानी कूपन और आईआरआर सेम हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से देखें हम, तो इसमें ट्रांजैक्शन प्रीमियम तो है नहीं, तो इसमें सीधे सीधा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो रही है? कैपिटलाइज हो रही है। अब मुझे बताओ, इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वजह से मेरा आईआरआर आ जाएगा कम। सिर्फ कौन से मेथड में? अमोर्टाइज कॉस्ट में। तो आपने देखे, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट कम बुक किया, पैसे रिसीव किए और क्लोजिंग ये आ गया। यही है सबकी इनकम। ये तो वो केस था जब अमोर्टाइज कॉस्ट की बारी थी। अब खुद सोचो, एक सवाल में जब प्रीमियम नहीं है, तो जरा मैं इसको लॉजिकली बताऊं।
तो अगर ये मैं प्रीमियम नहीं है तो डिफरेंस सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है, ऐसा ही है। अगर मैं पहले दिन पे ही फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में इसको एक्सपेंस आउट कर दूं, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या कुछ एडिशनल चीज बची जिसको मैं अमोर्टाइज करवाऊं? आईआरआर ज्यादा हो जाएगा ना, और आईआरआर इक्वल हो जाएगा कूपन के। आईआरआर किसके इक्वल होगा? कूपन रेट के। ये बात समझ आ रही है? देखो इस केस में क्योंकि प्रीमियम नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो है ही सिर्फ किसका? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी, तो फर्दर अमोर्टाइज करवाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो आपका जो आईआरआर है और कूपन है वो सेम हो जाएगा, और वो इस सवाल में कितना परसेंट है? 11%। तो सर उसको भी देख लेते हैं एक नजर। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू टू पीएनएल में आपने पैसे तो इतने ही दिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपने एक्सपेंस आउट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को आप 5 लाख पे ले आए, ऐसा ही है जी। आपने फिर कैश डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम कैश, इसमें देखो आपका ये दोनों सेम है, और सेम होने का रीजन ही यही है क्योंकि आप कुछ एडिशनली अमोर्टाइज नहीं करवा रहे। क्लियर है? अच्छा भाई, और आपने आखिर में कितने का गेन बुक कर लिया? लॉस बुक कर लिया, कितने का? 20,000 रुपए का। क्लियर है जी? कोई मसला? भाई यहाँ पे ये खत्म होता है। अब इसका एक सवाल है, सही है जी, वो मेरा सवाल वो तो मैं दे देता हूँ अलॉन्ग विद सोल्यूशन, वो कर लेना ताकि टाइम से हो जाए, बाकी अपनी तैयारी करो। अच्छा, अगली क्लास में मैं 10:37 कराऊंगा, और कोशिश ये करूंगा परसों होगी। हाँ, और अगली क्लास में जो नेक्स्ट होगी हमारी, उसके अंदर मैं कोशिश ये करूंगा सारे कॉन्सेप्ट्स 1 घंटे में, और आधे घंटे या 45 मिनट में सारे पास पेपर्स की डिस्कशन जो लाइन से मैं चिपका के आऊंगा। सही है जी? बिल्कुल जीरो से करना है। 10:37 के जब से पैदा हुए हैं तब से हैं, खत्म ही नहीं होंगे। हाँ, नहीं नहीं, बस ये आज इतना। अच्छा भाई, अब हमारा रह गया, सुनना सुनना सुनना, देखो एक तो 10:37, फिर जब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटेंजिबल हो गया, इफ्रिक हो गया, और आईएफआरएस 8, ये एक क्लास लगा के उसमें मैं तीनों कवर करवाऊंगा अलग से, ये भी कराऊंगा कवर, पर पहले 10:37 कर लेते हैं। जो IS1 अलग से, IS1 करवाऊंगा। सब कराऊंगा भाई, सब कराऊंगा। तो तुम लोगों ने पूरा, तो भाई एक बात बताओ, तुम लोगों ने पूरे 6 महीने जाया क्यों किए? यही पढ़ लेते आखिर में इधर, वो भी कर लेंगे। चलें, वो भी करता हूँ, रुक जा। चलो जी, अल्लाह हाफिज। पक्का करा दूंगा भाई, करा दूंगा। सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, लव यू टू।